नमस्कार। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल HK नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि टॉपिक तो बॉटनी से रिलेटेड है, वनस्पति शास्त्र से रिलेटेड है, लेकिन ये जो कंटेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ये एग्रीकल्चर साइंस के प्लांट फिजियोलॉजी से प्रिपेयर किया है। तो देखिए, मैं आज बताने जा रहा हूँ ट्रांसपिरेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में जाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन की चर्चा करेंगे, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा। तो देखिए, ट्रांसपिरेशन क्या होता है समझ लीजिए। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर वीडियो पसंद आता है, आपको समझ में आता है, लगता है हेल्पफुल है, नॉलेजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए, नए वीडियो आप प्राप्त कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपिरेशन, इसको हम लोग उत्स्वेदन भी बोलते हैं, याद रखेंगे। सिंपल डेफिनेशन में जब जाते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जीवित पौधों के आंतरिक ऊतकों से पौधों के वायवीय भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकल जाने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी प्रकार के लिविंग प्लांट है, जीवित पौधे हैं, उनके आंतरिक ऊतक से पौधों के वायवीय भाग के द्वारा, जैसे पौधे के वायवीय भाग क्या है, लीफ, पत्ती, स्टेम, तना, ब्रांच, शाखा, ये वायवीय भाग हो गए। इनके द्वारा जल का, जो अंदर जल उपस्थित है, जल का वाष्प के रूप में, वेपोर के रूप में बाहर निकल जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहेंगे वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन कहेंगे। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि पौधे का जो जड़ होता है वो भूमि से जल अवशोषित करता है। जितना जल अवशोषित करता है उसका केवल 1% भाग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में प्रयुक्त होता है, बाकी 99% वायवीय भाग के द्वारा पत्ते और शाखाओं से वाष्प के रूप में उड़ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बाय रूट कितने, मान लो वाटर लिया इन्होंने, जितना वाटर लिया प्लांट, उसमें से केवल 1% का ही मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में उपयोग करते हैं, और बाकी पूरे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में उपयोग करेंगे, और बाकी पूरे को एक्टिविटीज़ में उपयोग करेंगे। बाकी जो 99% जो बच जाएगा, रिमेन, ये जो बच जाएगा, इसको वाटर वेपोर के रूप में वायवीय भागों के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। वाटर वेपोर के रूप में वायवीय भागों के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। समझ में आया? इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में दो एक साथ प्रोसेस होती है, याद रखना। ये जो वाष्पोत्सर्जन है, इसमें दो प्रक्रिया एक साथ होंगी। एक होता है वाष्पीकरण, पत्ती की जो मेसोफिल की कोशिकाएं होती है, उनकी जो वाल होती है वो सेचुरेटेड भित्ति से पानी का वाष्प बन के वेपोर के रूप में अंतरकोशिकीय अवकाश में आना, ये पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया होता है डिफ्यूज़न, अर्थात जो जल वाष्प वहाँ पर आई है अंतरकोशिकीय अवकाश में, पत्ती के अंदर से बाहरी वातावरण में प्रसारित या विसरित होती है। क्योंकि कारण यही है कि जो दबाव, वाष्प का दबाव बाहरी वायुमंडल की अपेक्षा पत्ती के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए अंदर से वाष्प बाहर निकल जाती है। तो क्लियर है, यहाँ पर दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है वाष्पोत्सर्जन में, वाष्पीकरण और प्रसरण, ऐसा कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में जैसे जब जाते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, जब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की, प्रकार की, तो ये 3 प्रकार के मिलेंगे। एक प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। स्टोमेटल मतलब होता है रंध्रीय। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब क्या होता है? रंध्रीय होता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब क्या होता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन हुआ। रंध्रीय या उन पत्ती में बने हुए विशेष प्रकार के छिद्र, जिससे अतिरिक्त जल वाष्प वापस बाहर निकल जाए, वातावरण में चली जाए, वायुमंडल में चली जाए, तो ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। इस स्टोमेटल रेस्पिरेशन के द्वारा लगभग 90 to 97%, याद रखेंगे, 90 to 97% वाटर वेपोर के रूप में ट्रांसपिरेशन हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंड जो टाइप्स है, इसमें सेकेंड टाइप है, इसमें क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर
ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब होता है पत्ती के ऊपर में जो एक परत पाई जाती है जो झिल्ली नुमा संरचना, वैक्स नुमा संरचना में रहती है एपिडर्मिस के ऊपर, क्यूटिकल बोलते हैं जिसको। क्यूटिकल की परत के द्वारा, किसके परत, कौन सी परत के द्वारा? क्यूटिकल की परत के द्वारा लगभग क्यूटिकल की परत के द्वारा लगभग 3 to 10%, 3 से 10% वाटर वेपोर के रूप में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। समझ में? अर्थात जितना मोटा क्यूटिकल होगा वाष्पोत्सर्जन उतना कम होगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो फल वगैरह होते हैं, जो तने होते हैं, फूल वगैरह होता है, तो उसमें इस प्रकार की क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होती है। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंटल मैंने बताया था ये पत्ती में पाई जाती है, कभी कभी हरे तने में भी मिलती है, आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप्स इसमें आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वात रंध्री। लेंट मीन्स होता है वात, लेंटी मतलब होता है वात मीन्स होता है वायु। वात रंध्री कहने का मतलब होता है वायु के आदान प्रदान के लिए बनने वाला एक छिद्र। ठीक है, तो सिंपल इसमें लेंटिकल्स के द्वारा, किसके द्वारा? लेंटिकल्स के द्वारा वाष्पोत्सर्जन बहुत कम मात्रा में नगण्य होता है। मतलब इसको बहुत कम मात्रा में, एकदम मिनिमम क्वालिटी में, एकदम मिनिमम से भी मिनिमम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम, काफ़ी कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया इसके द्वारा होती है। ठीक है, जो तने वगैरह देखे होंगे, जो चटका हुआ देखेंगे, फटे हुए तने, चटका हुआ तने, तो उस हिस्से से इसी प्रकार का वाष्पोत्सर्जन हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांसपिरेशन के उस पॉइंट पर जिसके बेस पे आप ट्रांसपिरेशन क्लियर करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन जब हम लोग देखते हैं, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो पौधे से मैक्सिमम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो हमेशा पत्ती के द्वारा हो जाती है। जान लीजिए आप लोग, पत्ती के ऊपर में एक आवरण होता है जिसको क्यूटिकल की परत कहते हैं। जितना चौड़ा होगा, जितना भाग वायुमंडल में होगा, उतना ही ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया हो सकती है। क्यूटिकल की परत जितनी मोटी होगी उतने ही जलवाष्प का हानि कम होगा, कम वाष्पीकरण होगा, कम वाष्पीकृत होगा, कम वाष्पोत्सर्जन होगा, ये जान लीजिए। लेकिन ये क्लियर आप समझ गए होंगे कि जल वाष्प जो अतिरिक्त मात्रा में पत्ती में जमा रहती है, मैंने कहा कि शुरुआत में 99% पानी को वाटर वेपोर के रूप में बाहर निकाल देती है। तो इतने प्रतिशत पानी को करेगा क्या? उसके लिए क्या है? हार्मफुल है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसको वाटर वेपोर के रूप में बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने का मैक्सिमम कार्य करता है स्टोमेटा, और थोड़ा सा कार्य करता है क्यूटिकल का आवरण करता है। ठीक है, तो हमको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जड़ द्वारा जो जल अवशोषित की जाती है वो तने की शाखाओं जाइलम वाहिनी में पहुंचता है, जाइलम वाहिनी से होता हुआ पत्ती के जाइलम तक पहुंचता है। मैंने एसेंट ऑफ सेप पे इस प्रक्रिया पूरी बताया हुआ है आपको, तो ध्यान रखेंगे। जब पानी ऊपर चढ़ता है, पत्ती की कोशिकाओं में आती है, तो मिजोफिल के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर, उसके द्वारा जल को अवशोषित कर लिया जाता है। वो टर्गेट हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। जब वो टर्गेट और सैचुरेटेड हो जाती है, तो उस अवस्था में जो अंतरकोशिकीय अवकाश रहता है, अंतरकोशिकीय अवकाश में एक दबाव उत्पन्न हो जाता है। दबाव के कारण, चूंकि वो दबाव वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो जलवाष्प है अंतरकोशिकीय अवकाश से जुड़े पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा बाहर विसरित कर दी जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम एक विधि के द्वारा देखेंगे, मैकेनिज्म के द्वारा देखेंगे। तो जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी क्रियाविधि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक कंटेंट शेयर कर देता हूँ कि स्टोमेटा जो होता है पत्ती के किस साइड पर होती है, ये आपको तो पता ही होगा। पत्ती जैसे ऐसे ओपन रहता है, ये फेस होगा। ठीक है, तो किस साइड पर होता है पत्ती, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं मुझे कि स्टोमेटा इस ऐसे हिस्से में होगा कि ऐसे हिस्से में होगा। डॉर्सल, ये हो गया वेंट्रल, ये हो गया डॉर्सल में होगा कि ये वेंट्रल में होगा। याद रखेंगे, मैंने ये सवाल पूछा है आपको। तो मैं सिंपली जा रहा हूँ, पत्ती की जब आंतरिक संरचना देखते हैं तो पत्ती के ऊपर अपर एपिडर्मिस और नीचे भी लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। दोनों के बीच में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं मेसोफिल, पर्णमध्योतक कहते हैं। पर्णमध्योतक की कोशिकाएं अंतरकोशिकीय अवकाश के द्वारा एक छिद्र के द्वारा बाहर वायुमंडल में खुलती है, और उस छिद्र को हम लोग कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जब आप रंध्र को देखेंगे, पत्ती की संरचना में रंध्र देखेंगे, तो आपको इस प्रकार की संरचना में आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। ये
ठीक है। तो इस प्रकार के ऐसे संरचना में व्यवस्थित रहता है। अब ये जो आपस में इस प्रकार से ऐसे जुड़ा रहता है, सॉरी ये इस प्रकार से ऐसा आपस में जुड़ा हुआ दिखाई देगा, आपको जुड़े हुए स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा। ये हो गया आपका पत्ती का मेसोफिल सेल हो गया। क्या हो गया? मेसोफिल सेल हो गया। ठीक है, ये पर्णमध्योतक हो गया। क्या हो गया? पर्णमध्योतक हो गया। इसमें बीच में जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है, ये बीच का स्ट्रक्चर जो छोटी छोटी संरचना के रूप में दिखाई दे रही है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही पत्ती का रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है। क्या होता है? रंध्र होता है या स्टोमेटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मैं आवर्धित स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता हूँ, जिसके बेस पे आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप बड़े गौर से देखेंगे तो आपको अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये जो अंदर की जो स्ट्रक्चर होगी काफ़ी मोटी भित्ति वाली दिखाई देगी, इस प्रकार की। मैं इसको एक डार्क लेवल में कर देता हूँ। ये हो गया मोटी भित्ति, इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ठीक है, इस मोटी भित्ति से लगा हुआ एक और भित्ति पाई जाती है, और इस भित्ति को हम लोग कहते हैं पतली भित्ति, थिन वाल बोलते हैं। अंदर का थिक, ऊपर का थिन। ये इस प्रकार अरेंज्ड रहता है। ये क्लियर है? ये जो स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, अंदर का थिक वाल, ऊपर का थिन वाल, दोनों को एक साथ हम लोग गॉड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड सेल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? इसके बाहर इस प्रकार से ऐसी इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सी कोशिका बोलते हैं इसको? एसेसरी सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसेसरी सेल कहते हैं। ये इस प्रकार से ऐसे व्यवस्थित रहता है। ये हो गया, ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा। ये हो गया, क्लियर है? और बाहर की तरफ ये ऐसे, ये दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरे वाले स्ट्रक्चर से ये ऐसा कनेक्ट रहेगा। क्लियर है? दूसरे वाले स्ट्रक्चर से ये कनेक्ट अवस्था में रहेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना स्टोमेटा का है, रंध्र का है। अंदर का होता है थिक वाल, थिक वाल। बाहर का होता है थिन वाल। ठीक है, थिक और थिन वाल के मध्य में यहाँ पर छोटे छोटे से दाने दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ये जो पिगमेंट दिखाई देता है, इस पिगमेंट को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सा और दिखाई देगा आपको, ये इस प्रकार सा इसमें। तो ये जो बड़ा सा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, केंद्रक बोल सकते हैं इसको, केंद्रक बोलते हैं इसको। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये बाहर की जो सेल्स है, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल कहते हैं, या इसी को एसेसरी सेल भी कहते हैं, या एपिडर्मल सेल भी कहते हैं। अगर और ज़्यादा बाहर हो गया तो एपिडर्मल सेल भी कह सकते हो उसको। क्लियर है? थिक वाल और थिन वाल को एक साथ गॉड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड सेल या रक्षक कोशिका कहते हैं। आपने गार्ड सेल कहते हैं इसको। ठीक है, रक्षक कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको, बारीकी से आप अपने नोटबुक वगैरह में देख सकते हैं। इसके बेस पे आप तैयार भी कर सकते हैं, इस वीडियो के बेस पे ध्यान रखेंगे कैसे दिखाई देता है। तो ये एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी हो गया। ठीक है, मान लो ये बीच खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ओपन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपन स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है, ये ओपन दिखाई दे रहा है बीच वाला हिस्सा, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब क्या होता है? रंध्र। वैसे पूरी संरचना ही रंध्र की है। ठीक है, कौन सा वाला स्टोमेटा दिखाई दे रहा है? खुला दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है, ये हो गया ओपन प्रकार का स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं अगर पूरा क्लोज कर दूं, पूरा डार्क कर दूंगा ना, तो यही हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो मैं अलग से क्लोज्ड नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ इस संरचना के बाद में। ये जो होता है कनकेव, ये जो छिद्र की ओर होता है कनकेव होता है, और बाहर की ओर कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। बाहर की तरफ उत्तल, अंदर की तरफ कनकेव वाली स्ट्रक्चर में होती है। अंदर कोशिका द्रव्य इसमें भरा हुआ रहता है, इसकी कोशिका में भी कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। अगर शब्द की बात करें तो कितने शब्दों में होता है, ऐसे बहुत सारे इसमें कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो ट्रांसपीरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है ना? क्या? मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग
एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रंध्र का खुलना और बाहर होना, बंद होना। रंध्र की खुलना और बंद होने की प्रक्रिया को हम कुछ वाद के द्वारा पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप सामान्यतः आप समझ लीजिए कि जब पत्ती की रंध्र कोशिकाओं में टर्गिड अवस्था आती है, मतलब स्वेलिंग वाली अवस्था आती है, जिसको आप लोग पता है फूलना, टर्गिड जैसे हो जाती है, ये जो टर्गिड हो गई, तन जाती है, तनाव आ जाता है, तनाव आने के कारण बाहर की कोशिकाएं बाहर की तरफ खींचती है, सब्सिडरी सेल बाहर की तरफ खींचती है, फलस्वरूप पे जो मोटी भित्ति है डार्क भित्ति वाली, ये भी बाहर की तरफ खींचती है, फलस्वरूप ओपन हो जाता है रंध्र या स्टोमेटा। ठीक इसके अपोजिट जब ये फ्लैसिड अवस्था में आते हैं, शिथिल होती है, बाहर की अंदर की ये कोशिका शिथिल हो गई, पानी यहाँ का वाष्प बन के उड़ गया, मतलब दाब यहाँ पर कम हो गया, दाब कम होने के कारण शिथिल अवस्था में आएगी, फलस्वरूप ये सब अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी, तो ओपन जो स्टोमेटा होगा वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओपन और क्लोज्ड होने की प्रक्रिया है काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। प्रकाश और पत्ती की मेसोफिल की कोशिकाओं में जल की मात्रा के द्वारा प्रभावित होती है हमेशा। आपको पता होना चाहिए कि रंध्र सामान्यतः दिन के समय खुले रहते हैं और रात के समय बंद होते हैं। कब होते हैं आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली डे में ओपन रहता है, ठीक है, एंड नाइट के समय, रात्रि के समय में ये हमेशा क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ पौधों में ऐसा रंध्र देखा गया है जो रात्रि के समय में भी खुलता है, उनको तिमिरानुचलित स्टोमेटा कहते हैं, इसको रात्रिचर रंध्र कहते हैं। इसको अगर ये रात में खुलेगा कुछ तो इसको जो दिन के समय तो प्रकाशानुचलित कहेंगे, प्रकाश में अगर खुलता है, ठीक है। तो आगे रंध्र की खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को वॉन मोल, लॉयड और लॉटफील्ड ने बताया था। किसने किसने? वॉन मोल साइंटिस्ट ने, लॉयड एंड लॉफ्टफील्ड, इन्होंने बताया था कि दिन के समय में रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित, इन तीनों साइंटिस्ट ने बताए थे कि गार्ड सेल में क्या उपस्थित होता है। देखो मैं इसको आरेख द्वारा बता रहा हूँ। गार्ड सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस करता है। ये किसका क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहाँ पर एक मटेरियल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट एक विशेष प्रकार का शर्करा का निर्माण होता है जो कि सॉल्यूट होता है, सॉल्यूबल होता है, पानी में घुलने वाला होता है। क्या होता है? पानी में घुलने वाला होता है। पानी में घुलने के कारण, पानी में घुल गया, ये कार्बोहाइड्रेट है, H2O के साथ में घुल गया। इसके घुलने के कारण कोशिका में जो कोशिका रस की सांद्रता है वो कॉन्सनट्रेशन लेवल इसका बढ़ जाएगा। कॉन्सनट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कॉन्सनट्रेशन बढ़ने से इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण रक्षक कोशिका के जो बाहर की कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं और मेसोफिल की कोशिकाएं होती है, वो जल अवशोषित करके टर्गिड हो जाती है। टर्गिड मतलब फूल जाती है, फूलने लगती है। इस अवस्था में रक्षक कोशिकाओं की बाहरी भित्ति, लचीली भित्ति फैलती है। फैलने के कारण भीतरी भित्ति भी थोड़ा से बाहर की तरफ खींच जाती है, फलस्वरूप रंध्र खुल जाते हैं। क्लियर है? समझ गए? ठीक है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ागा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण कोशिकाएं बाहर से पानी का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, पानी को खींचेगा। क्या क्या? सब्सिडरी सेल खींचेगा, एसेसरी सेल खींचेगा, और बाहरी जो कोशिकाएं रहती है जिसको हम लोग कहते हैं थिक और थिन वॉल, वो भी खींचेगा, अवशोषण करेगा। पानी का अवशोषण करने के कारण जो कोशिकाएं रहेगी वो हो जाएगी टर्गिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टर्गिड हो जाएगी या फूल जाएगी। फूलने के कारण सारी कोशिकाएं बाहर की तरफ खींची जाएगी, आउटर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगी, खींचते जी आएगी। खींचने के कारण भीतर की जो गार्ड सेल है ये भी बाहर की तरफ, आउट की तरफ, बाहर की तरफ ये स्ट्रेच होते जाएगी, खींचते जाएगी। स्ट्रेच होने के कारण जो थिक और थिन वाल है, थिक एंड थिन वाल ऑफ गार्ड सेल, थिक एंड थिन वाल,
ये दोनों भी बाहर की तरफ हल्का खींचेगी, क्रमशः ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है डे के समय होती है, ठीक है। ठीक अपोजिट रात्रि में क्या होता है, अंधेरे में जो स्टार्च जो शुरू में बना हुआ है, शर्करा जो बना हुआ है, शर्करा जो बना हुआ था वो रात्रि में मंड में परिवर्तित हो जाता है। वो भी स्टार्च ही होता है, लेकिन जो मंड बन जाता है, ठीक है। ये डे हो गया। अब नाइट में क्या होता है, इन द नाइट, ठीक है, नाइट में क्या होगा, जो स्टार्च बना हुआ है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट था, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब ये हो गया ग्लूकोज 1 फास्फेट। क्या है, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है ये क्या अवस्था में रहता है, कार्बोहाइड्रेट पहले सॉल्यूबल अवस्था में रहता है, सॉल्यूबल विलेय अवस्था में रहता है। रात्रि के समय क्या होता है, ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या होता है नॉन सॉल्यूबल होता है, मतलब ये अघुलनशील होता है। नॉन सॉल्यूबल होने के कारण यहाँ पर इस अवस्था में ये नॉन सॉल्यूबल है। ये डे के समय हुआ, ये डे के समय, ये नाइट के समय हो रहा है, ठीक है। जब डे के समय ये स्थिति आएगी तो क्या होगा, यहाँ पर माध्यम पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब माध्यम क्षारीय हो जाएगा। और फास्फोरिलेज एंजाइम के माध्यम से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। स्टार्च जो ग्लूकोज बना हुआ है वहाँ पर पहले पानी में घुलनशील होता है, विलेय होता है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, स्टार्च जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, अविलेय मंड में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फेट के साथ में क्रिया करता है, अपेक्षाकृत कम घनत्व वाले पदार्थ अर्थात ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ये घुलनशील होता है, पानी में घुलता है। दिन के समय पानी में घुलने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण कोशिकाएं और क्या करती है, बाहर से पानी को खींचती है, टर्गिड हो जाती है, फ्लैसिड टर्गिड हो जाती है, फलस्वरूप बाहर की तरफ खींचेगी और सारी कोशिकाएं बाहर की तरफ खींचने के कारण रंध्र खुल जाएगा। रात्रि में क्या होगा, रात्रि में ये जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, मंड में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि अघुलनशील अवस्था में रहता है, मतलब अघुलनशील रहता है। अघुलनशील होने के कारण वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है मतलब जो टर्गिड अवस्था में रहती है वो फ्लैसिड हो जाती है। फ्लैसिड होने के बाद में वो अंदर की तरफ अपनी सिकुड़ जाती है, पुरानी अवस्था में आ जाती है, फलस्वरूप रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र पिसक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्लियर है। इसी प्रक्रिया को अभी जो आप वान मोल और लॉयड लॉफ्टफील्ड के अनुसार पढ़े, इसी प्रक्रिया को और साइंटिस्ट थे स्कॉट, सायर, हेंस और स्मॉल ने। किसने, स्कॉट, सायर और हेंस और स्मॉल ने। स्कॉट, सायर, हेंस एंड स्मॉल ने रक्षक कोशिका के ऑस्मोटिक प्रेशर में, मतलब गॉड सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर में प्रकाश मतलब लाइट और अंधकार, लाइट या अंधकार ऐसा कह सकते हैं, में होने वाले परिवर्तन उनकी कोशिकाओं में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को या सांद्रता को क्रमशः बढ़ा देता है या घटा देता है। समझ में, बढ़ा देता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, कहने का मतलब होता है पीएच मान कम हो जाता है। अगर पीएच मान कम हो जाता है का मतलब होता है पीएच मान कम हो गया तो क्या होगा, मतलब रक्षक कोशिका में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ी, हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ने से पीएच का मान कम हो जाएगा। पीएच मान कम होने से माध्यम अम्लीय हो जाता है, अम्लीय होने के कारण शर्करा अविलेय मंड में परिवर्तित हो जाती है। जो अभी प्रोसीजर पढ़े थे आपने, उसी प्रोसीजर में ये अलग साइंटिस्ट थे स्कॉट, सायर, हेंस और स्मॉल, इन्होंने बताया था कि दिन के समय में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खपत हो जाती है। ठीक है, जब खपत हो जाती है कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन की कमी हो जाती है। हाइड्रोजन आयन की कमी से पीएच का मान बढ़ता है, माध्यम क्षारीय हो जाता है। स्टार्च फास्फोरिलेज एंजाइम की सक्रियता के कारण एक सॉल्यूबल शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठीक अपोजिट क्या होता है, रात्रि के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, किंतु श्वसन के समय श्वसन के कारण अंतराकोशिकीय अवकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, जो रक्षक कोशिका में विस्तृत होकर हाइड्रोजन आयन की मात्रा को बढ़ा देती है। ठीक है, इसको मैं एक ग्राफ आर्ट के रूप में बता देता हूँ, इसको आप लोग समझ लीजिए इन शॉर्ट में। ठीक है, लाइट के टाइम में क्या होता है, प्रकाश का टाइम में क्या होता है, इन लाइट प्रकाश के टाइम में क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कंज्यूम CO2 मतलब CO2 का उपयोग कर लिया जाता है। किसका उपयोग कर लिया जाता है, CO2 का उपयोग कर लिया जाता है। CO2 के उपयोग करने से लिप में
कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होने के कारण हाइड्रोजन जो आयन है ये भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता डिक्रीज हो जाएगी, मतलब पीएच मान बढ़ जाएगा। याद रखना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पर कम हो रही है, फलस्वरूप पीएच मान में वृद्धि हो जाती है, पीएच इंक्रीज हो जाता है। पीएच क्या हो जाता है? इंक्रीज। पीएच का मान बढ़ जाता है। पीएच मान बढ़ता है मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? बेस हो जाता है या एल्केलाइन हो जाता है, क्षार हो जाता है, बेस या एल्केलाइन या क्षारीय हो जाता है। माध्यम में जब क्षारीय होता है, माध्यम जब क्षारीय हो जाता है तो जो मंड का शर्करा में परिवर्तन होता है, मंड का शर्करा में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब जो मंड रहता है, मंड का मतलब होता है स्टार्च जो रहता है, ये स्टार्च किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित होता है। ये जब स्टार्च मंड ग्लूकोज 1 फास्फेट या ये कहें कि शर्करा में परिवर्तित होता है, फास्फोरिलेज एंजाइम के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। कौन सी एंजाइम? फास्फोरिलेज एंजाइम। फास्फोरिलेज एंजाइम, यहाँ पर रिलेज ऐसा आर लिख दिया हूँ, समझ लेना। फास्फोरिलेज एंजाइम की अभी उपस्थिति में एक क्रिया होगी जिसके कारण सॉल्युबल है, ये घुलनशील है। ठीक है, ये कैसा है? सॉल्युबल है, मतलब सॉल्वेंट समझ सकते हैं आप इसको। ये घुलनशील है। घुलनशील होने के कारण ये क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, जिसके कारण पत्ती के उस स्थान पर ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये इसमें क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि हो जाएगी। समझ में? जब परासरण द्राव में वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर में वृद्धि हो जाएगी, तो जो स्टोमेटा का जो गार्ड सेल है उसमें एंडोऑस्मोसिस होगा। हाँ, तो क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस इन गार्ड सेल। इस दौरान रक्षक कोशिका में अंतःपरासरण होगा। अंतःपरासरण की प्रक्रिया होने के कारण कोशिकाएं टर्गिड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टर्गिड हो जाएंगी। सर ठीक है, कोशिकाएं टर्गिड हो जाएंगी। टर्गिड हो जाएंगी मतलब स्पीच में वृद्धि होगी, फुल होगी। फलस्वरूप जो स्टोमेटा होगा वो ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टोमेटा ओपन हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको समझ में आ गया होगा कहाँ पर कौन सा लेवल बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। रात्रि के समय में क्या होता है, यहीं से शुरू करते हैं। इन नाइट में क्या होगा? रात्रि के समय में क्या होगा? ये तो था डे के समय, अब रात्रि के समय भी देख लीजिए। रात्रि के समय क्या प्रक्रिया इसमें होता है? नाइट में क्या होता है? जो इंटरस्टेशियल सेल्स है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेती पौधे, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो रात्रि के समय में क्या होती है? एब्जॉर्ब CO2 इन एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली जाती है, जिसके कारण वहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, मतलब इसका मात्रा बढ़ता है। मात्रा बढ़ने से ये जो CO2 है ये पानी के साथ में क्रिया करता है और बनाता है H2CO3 बना लेता है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। कार्बोनिक एसिड में परिवर्तन के साथ हाइड्रोजन आयन में वृद्धि होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन आयन में वृद्धि होती है। जब हाइड्रोजन आयन में वृद्धि होती है का मतलब पीएच लेवल जो होता है ये डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज मतलब कम हो जाता है, पीएच मान कम हो जाता है, अर्थात माध्यम क्या हो जाता है? एसिडिक या अम्लीय हो जाता है। माध्यम अम्लीय हो गया। माध्यम अम्लीय होने के कारण जो शर्करा था वो अविलेय मंड में परिवर्तित हो जाता है। जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन सॉल्युबल है, नॉन या इसको बोल सकते हैं हम लोग सॉल्वेंट, नॉन सॉल्यूट बोल सकते हैं आप इसको। घुलनशील नहीं है स्टार्च। घुलनशील नहीं होने के कारण क्या होता है? वहाँ पर रक्षक कोशिका जो होता है, गार्ड सेल जो होता है, उसका जो परासरण दाब है उसमें कमी आ जाती है। वो घुलनशील नहीं है, नहीं घुल पाएगा, जिसके कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज मतलब उसमें कमी हो जाएगी। जब ये कम होगा तो इन कोशिकाओं से, रक्षक कोशिकाओं से, गार्ड सेल से पानी का एक्सोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस।
एक्सोऑस्मोसिस होगा, बाह्य परासरण होगा। बाह्य परासरण के कारण टर्गिड अवस्था जो रहती है, TURGID, टर्गिड जो रहती है ये डिक्रीज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज्ड हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर एक अवस्था बनती है जिसको बोलते हैं फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब होता है शिथिल, शिथिल हो जाती है। फलस्वरूप स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा जो होता है वो क्या हो जाता है? क्लोज्ड हो जाती है, बंद हो जाती है। क्लियर है? तो ये स्कार्फ, सायरे और हेंस स्मॉल के आदि बताया गया। ये बहुत सुंदर सी प्रक्रिया है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, इस पूरी प्रक्रिया को कभी भी किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पैट की तैयारी करेंगे आगे। स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस है वहाँ भी इंपॉर्टेंट रखता है। नेट्स वगैरह सेट CSIR की एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं, नीट की तैयारी जो कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच।